हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के। चलिए, पवित्र चांदनी, शायद महादेव, आशु, अच्छा सैयद हैं, टीना, स्वाति, सचिन और सभी हमारे नन्हे मुन्ने और खतरनाक विद्यार्थी गण। क्या हाल है आप सबके। चलो भाई। हाँ जी, रितेश, सौरभ, मधुमिता, नीलेश, वंदना, देवेंद्र, सचिन, अंकुल, पवन, सब एकदम बढ़िया हो। हम्म। ठीक है भाई। चलें, करें शुरू। आइए, देखिए हमारा ट्रायंगल बस अब समाप्त होने वाला है। त्रिभुज इसको अब हम खत्म करेंगे। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बचे हैं लेकिन उसमें भी चीजें हैं, तो उसको सबसे पहले समझते हैं, है ना। हाँ, फुल स्क्रीन करिए और अब आप सब पढ़ने पे ध्यान लगाइए। दो तीन पॉइंट्स के बाद, इसके बाद फिर आज हम बहुभुज चालू करेंगे और अगर समय बचा तो फिर चतुर्भुज, है ना, जो क्वाड्रिलेटरल्स है उस पर भी हम पहुंच जाएंगे, पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए, आपसे कहा है यदि एक समकोण त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज बना दिए जाए तो दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। प्रत्येक छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ये चार बातें ध्यान में रखें। अब ये चार बातें क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझना। ये एक हमने बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, और यहां से हमने जो है इस तरीके से एक और इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया, है ना। अब इसने क्या करा है, इसने यहां पे दो अलग अलग 90 डिग्री एंगल्स बनाए हैं। ये अपने आप में 90 डिग्री था। जब आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ करा तो ये अगेन दो और राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर एक तो आपका कंप्लीट है ट्राइंगल नंबर वन, कंप्लीट बड़ा एंगल। एक हो गया ट्राइंगल नंबर टू, एक हो गया ट्राइंगल नंबर थ्री। तो ये जो वन है ये टू के समरूप होगा, जो वन है ये थ्री के समरूप होगा, और टू जो है ये थ्री के समरूप होगा। समझ में आया। बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों छोटे राइट एंगल ट्राइंगल के सिमिलर होगा, समरूप होगा, और वो दोनों भी आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे, है ना। ये बात यहां पर ये कही जा रही है। बड़े वाले का नाम हमने क्या रख दिया, वन। तो वन टू के समरूप होगा, वन थ्री के समरूप होगा, टू और थ्री भी आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या बात सभी को क्लियर है। ठीक है। है ना। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम इनको एक दूसरे को यहां पे सबको समरूप कह रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना। चलो, ये मैंने यहां पे बना दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया। अब आप एक चीज समझिए, नाम दे देते हैं हम इसको चाहे तो, है ना। इसको ए नाम दे देते हैं, बी पे 90 डिग्री ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं हम सी, है ना। अब फुल स्क्रीन करिए और ध्यान से बातों को समझिए, ठीक है। मैंने क्या करा, यहां से जब 90 डिग्री खींचा, एक लंब बनाया, तो यहां भी 90 डिग्री हो गया और यहां भी 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये भी 90 डिग्री हो गया आपका, ये भी 90 डिग्री हो गया। आप चाहे तो इस चीज को पिछले वाले में भी मेंशन कर सकते थे कि ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है ना। तो ये दो अपने आप में और राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है ना, और किसी को भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए आपने इस एंगल को थीटा नाम दे दिया। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 90 गया तो बचा आपके पास कितना, 90। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का योग कितना है, 90 है। अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कौन सा वाला, केवल अंदर वाला। ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए ये 90 है तो ये वाला, अब आप सोचिए कि ये पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये इधर वाला जो एंगल है थीटा आ जाएगा, और अगर ये थीटा आ जाएगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तो तीनों में तीनों एंगल्स उपस्थित हैं। क्लियर बात। अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें
बड़े वाले की बात करें तो वहां लिखा है एबीसी, ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये वाला आपका थीटा है, और ये वाला आप देखेंगे तो 90 माइनस थीटा है। देखो 90 माइनस थीटा, थीटा और ये कंप्लीट है। अगर दोनों छोटे छोटे की बात करें, दोनों छोटे छोटे की बात करें तो देखो उसमें भी एक 90 है, एक थीटा है, और एक 90 माइनस थीटा है ना। आप चाहे तो यहां पे इसको डी नाम दे दें। तो हमने कहा कि भाई समझना 90 डिग्री किस पे है, डी पे है, ये डी हो गया, फिर आपका 90 माइनस थीटा हो गया, और ये आपका सी हो गया। अगर इस वाले की बात करें तो इस पे डी पे 90 डिग्री है ना। ए वाला यहां ले लेते हैं जो 90 माइनस थीटा है, और इसको हम नाम दे देते हैं बी जो थीटा है। तो आप अगर यहां पर भी देख रहे हो, है ना, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा, और ये वाला थीटा। आप मुझे बताइए कि क्या तीनों में ट्रिपल ए का रूल लग जाएगा? एंगल एंगल एंगल, है ना, तीनों में ट्रिपल ए का रूल लगेगा, एंगल एंगल और एंगल का रूल लगेगा। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, जो मैंने कहा कि ये तीनों, इसको मैं नाम दे देता हूं ट्राइंगल 1, इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल 2, इसको दे देते हैं 1 3। तो 1 2 के सिमिलर होगा, 1 3 के सिमिलर होगा, और 2 और 3 एक दूसरे के सिमिलर होंगे, क्योंकि यहां पे ट्रिपल ए का रूल लग रहा है, एंगल 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 का रूल यहां पे लग रहा है। तीनों चीजें इनमें क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई सभी को? हाँ ठीक है भाई। तो हम यहां लिख रहे हैं 1 सिमिलर टू 1 सिमिलर 3 एंड 2 सिमिलर टू 3, है ना, ये हो गया। अब यहां पर मैं एक चीज आप सबको और समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि यहां पर इन्होंने क्या लिखा कि 4 बातें ध्यान रखें। कितनी बातें ध्यान रखें? 4 बातें ध्यान रखें। रिमेंबर द 4 पॉइंट्स। अब वो 4 पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, हम यहां पर 4 चीजों को सिद्ध करने वाले हैं, है ना। 4 चीजें हम यहां पे लेने वाले हैं। हम पहले ट्राइंगल एबीसी, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है, इसको ले लेते हैं एबीडी के साथ, है ना। हमें ये पता है, जैसे मैंने लिखा कि भाई ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एबीडी के। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एंगल्स को सेम सीक्वेंस में अरेंज करना है ना। आप देखेंगे, देखो एंगल ए, तो एंगल ए कितना है, 90 माइनस थीटा है, और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसमें भी एंगल ए 90 माइनस थीटा है। एंगल बी जो है, अब एंगल बी आप देखेंगे तो इसमें 90 डिग्री है, एंगल बी यहां पे 90 डिग्री है, और यहां पे एंगल डी है, तो मुझे यहां डी लिखना पड़ेगा। यहां पे अगर बी 90 डिग्री है तो यहां पे डी 90 डिग्री है। इसके बाद यहां पे सी थीटा है, तो यहां पे बी थीटा है। तो एबीसी एडीबी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। दोनों में हम एंगल्स को सेम रखते हैं। आप देखिए, दोनों में एंगल ए 90 माइनस थीटा है, दोनों में बी और डी, बड़े वाले त्रिभुज में बी पे 90 डिग्री बन रहा है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें डी पे 90 डिग्री बन रहा है। फिर सी और बी को देखो, तो सी पर, बड़े वाले त्रिभुज में सी पर थीटा बन रहा है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में बी पर थीटा बन रहा है। तो एंगल्स का सीक्वेंस हमने सेम लिया है। अब इससे फायदा क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, है ना। तो इसका ए बी, इसका ए डी, इसका बी सी, इसका डी बी, इसका ए सी, और इसका ए बी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होगी, यानी सेम रेशो में होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? पूरा सुनते जाइए। जो रेगुलर लोग हैं, बीच में से पढ़ने वालों को समझ नहीं आएगा, जो रेगुलर है वो बस देखते जाइए, अभी सब समझ में आएगा आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में मुझे ए बी दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों का गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो ए बी का गुणा ए बी में करा, तो ये बन गया ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी इंटू ए डी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। जो उन्होंने कहा था ना 4 बातें ध्यान रखें, वो 4 बातों में ये सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये सब आगे प्रश्नों में जरूरत लगेगी। जब भी आपसे कहा जाएगा कि एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है और उसको 2 हमने और राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड करा,
तो 4 पॉइंट्स वहां पे काम आएंगे, उसमें यह है आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसी से दूसरा पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, वो ये कि यहां पे आप एडी की वैल्यू अगर कभी आपको निकालना हो तो वो होता है ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी। ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ये हो जाता है आपका पॉइंट नंबर 2, है ना। एडी की वैल्यू क्या होगी, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ओके है बात। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने बड़े वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल नंबर 1 के साथ किया, है ना, ट्राइंगल नंबर 2 के साथ किया। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम 1 है, तो 1 का भी 2 के साथ किया। अब 1 को हम 3 के साथ कर रहे हैं, है ना। कंडीशन हमारी सेम रहेगी कि हमें एंगल्स को सीक्वेंस में लेना है। अब ए बी सी को हम लेते हैं। देखिए, अब इसको देखना, ए बी सी में ए पे 90 माइनस थीटा है, यहां पे बी पे 90 माइनस थीटा है ना। फिर यहां पे बी पे 90 डिग्री है, यहां पे डी पे 90 डिग्री है। फिर इसका क्या बचेगा, सी। तो ए बी सी जो है वो बी डी सी के सेम रेशो में होगा। अब बात फिर वही आ जाती है, इसको मैं वापस येलो से लिख दूं क्या, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी डी सी, है ना। चलिए, फिर हम वैसे ही करेंगे कि ए बी अपॉन में बी डी, बी सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में बी सी, है ना। अब आप यहां पे देखें, मैं इन दोनों की कंपैरिजन करा लूं। बीसी का बीसी में मल्टीप्लाई होगा तो बीसी का स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा आपका एसी इंटू डीसी। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। समझ में आया, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू डीसी, पॉइंट नंबर 3, है ना। अब आप समझ ही गए भाई, हमने 1 नंबर को 2 के साथ सिमिलर करा, 1 को 3 के साथ करा। अब 2 और 3 को मैच कर लेते हैं, 2 और 3 को मैच कर लेते हैं, तो इनको हम यहां पे लिख लेते हैं। पहले आप कोई सा भी लिख लीजिए, ए बी डी लिख लेते हैं, है ना। एक ट्राइंगल हमारा क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी। अब इसको मुझे सिमिलर करना है। देखो, ए पे 90 है तो यहां पे 90 किस पे है, बी पे, तो पहले बी आएगा, है ना। फिर यहां पे देखो, हमने लिया ए बी डी, ए बी डी। अब इसको हम मैच कर रहे हैं, ए पे 90 माइनस थीटा है, यहां पे बी पे 90 माइनस थीटा है। फिर आया बी, बी पे थीटा है, यहां पे सी पे थीटा है, डी पे 90 है और यहां भी डी पे 90 है ना। तो ए बी डी और बी सी डी, है ना, बी सी डी ये हमें लेना है, ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है भाई, चलो अब इसको फिर से आप फटाफट सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे कि ए बी इधर से आ जाएगा आपका बी सी, फिर आ जाएगा आपका बी डी और उधर आ जाएगा सी डी, फिर आ जाएगा आपका ए डी और इधर आ जाएगा बी डी, है ना। अब आप यहां पे फिर से अगर देखें तो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इनको अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बनेगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू सी डी, ए डी और सी डी का मल्टीप्लाई। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4। अब आगे जब प्रश्न हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन सब की जरूरत यहां पे क्यों पड़ती है। बट ये 4 हमारे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 केस याद रखने, पूरा थ्योरम्स हमें याद नहीं रखना है। ओके भाई, एक बार रिपीट करना, सब कुछ आपको याद रहेगा कि कहां ये कैसे क्यों सब बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीसी में अगर डी और बीसी एक दूसरे के समानांतर हैं तो ये कंक्लूजन निकलता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये हो गया एक आपका ट्राइंगल, नाम क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। डी जो है बीसी के पैरेलल है, डीई जो है डी से लेकर ई तक जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। ये इसका नाम दे दिया डी और इसका नाम दे दिया बी, और हमसे कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है ना। मैं आपको फिर 2 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, बहुत काम आएगी ये चीजें, इसको ध्यान से समझना। जब भी ऐसी पैरेलल की स्थिति आ जाए तो फिर वही बात है, बड़े वाले ट्राइंगल को अगर मैं एक नाम दे दूं और इसको अगर मैं 2 नाम दे दूं तो समझना 1 2 के सिमिलर होगा,
एक और दो एक दूसरे के हमेशा क्यों समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, क्यों होंगे, समझना। आपको एक नियम पता है, अगर दो समानांतर रेखाएं हो, है ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है। ठीक इसी प्रकार अगर दो समानांतर रेखाएं हैं, है ना, तो ये वाला और ये वाला सिमिलर होता है। तो आपको पता है कि भाई ये वाला, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीई, है ना। हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये सिमिलर क्यों है। तो देखो, ये ए जो एंगल है ये एबीसी में भी है और एडीई में भी है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार अगर इस वाले कोण को देखें तो वो इसके बराबर होगा। तो यहां पे ये कौन सा रूल लग जाता है, ट्रिपल ए रूल लग जाता है। ट्रिपल ए रूल के कारण हम क्या कहते हैं कि भाई ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो इस छोटे वाले के बराबर होगा। और अगर सिमिलर है, बराबर नहीं होगा, सॉरी, सिमिलर होगा, समरूप होगा। और अगर सिमिलर है, समरूप है, तो फिर आपको पता ही है कि उनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ठीक है, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, देखो, हम यहां पे कह सकते हैं कि ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक इनका अनुपात, ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक का अनुपात, है ना, और डी से लेकर, सॉरी, बी से लेकर सी तक और डी से लेकर ई तक ये सेम रेशो में होंगे, है ना, इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्लियर? ठीक है भाई। हाँ, अच्छा, अगर एक चीज और आप ध्यान रखें कि अगर डी और ई मिड पॉइंट्स है, मैं आपको एक और पॉइंट यहां पे बताता हूं, ए बी डी एंगल, एक सेकेंड, यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे अब छोटा करना पड़ जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको और यहीं पे समझा रहा हूं, इसको और देख लेना। सेम स्थिति रहेगी एज इट इज, ये जो हमने यहां पे बनाया है ना, इसी की मैं बात कर रहा हूं। बस इसी में एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, और वो क्या है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स किसके, कि ए से लेकर बी तक का मिड पॉइंट और ए से लेकर सी तक का मिड पॉइंट अगर ये है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि डीई की जो वैल्यू है वो बीसी की हाफ होती है ना। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ये जो डी की वैल्यू है ये ऑलवेज बीसी की हाफ होगी। अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, तो डी और ई अगर बीचों बीच है तो बीसी का ये जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। और बड़ा सिंपल लॉजिक है, आप खुद सोचिए। मान लीजिए ये 1 है तो ये 1 है ना, ये 1 है तो ये भी 1 है। अब आप सोचो कि ये कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट 2 है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी और ए डी का रेशो बताओ, तो ए से लेकर बी तक की वैल्यू अगर 2 है तो ए से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक यही बात, ए सी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 1 है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसलिए डी जो है वो हमेशा बीसी का कैसा होगा, हाफ होगा। हाँ, आया समझ में? अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू अगर 2 है तो ये 1 होगा, इसकी वैल्यू 2 है तो ये 1 होगा, इसकी वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी, समरूपता के कारण। गॉट इट? हाँ, चलो
आगे बढ़ेंगे, यहीं पे मैंने इसको आपको समझा दिया। अगला पॉइंट है ट्राइंगल एबीसी में बीएसी का कोण समद्विभाजक एडी और एम लंब है। देखो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। फिर आपसे कहा कि एम जो है बीसी पर लंब है, ए से लेकर एम तक ये क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है ना, इसको नाम दे दिया हमने एम। और बीएसी का कोण समद्विभाजक है, एडी है बीएसी का। अब देखो यहां जो एंगल बन रहा है इसको मैं थोड़ा ना अपने हाथ से बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक तो यहां पे लंब बना देंगे इस प्रकार से, ये एक लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एम हो जाएगा। अब ये जो कंप्लीट एंगल है इसका मुझे एंगल बाइसेक्टर खींचना है। एंगल बाइसेक्टर आपको बहुत अच्छे से पता है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगर बी ए सी का एंगल बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर हम खींचेंगे तो एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए यहां पे मिल गया, और इसका नाम इन्होंने क्या दिया है, डी। तो मुद्दे की बात क्या है, ठीक है, मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि आपसे पूछा जाएगा एम ए डी बताइए। एम ए डी मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं इस वाले कोण की वैल्यू बताओ, है ना, इस वाले कोण की वैल्यू बताओ। तो ये वाला जो कोण होता है हमेशा याद रखें कि एबीसी और एसीबी, एबीसी और एसीबी के अंतर का आधा होता है, एबीसी और एसीबी के अंतर का आधा होता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कि ये 70 है ना, और ये वाला आप मान लीजिए 60 है, तो 70 में से 60 गया 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, 5। इनके अंतर का आधा, है ना, इनके बीच वाला कोण जो है इनके अंतर का आधा हो जाएगा, ये आपसे यहां पे कहा गया है। समझ गए, इन दोनों कोण के अंतर का आधा होगा लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का। चंद्र सिंह बोल रहे हैं एडी और एबी। चंद्र सिंह कहां पे हो मेरे भाई, एडी वो भी होता है, देखो वो तो हम पहले से कर ही रहे हैं, वो हमने पहले ही सीखा था। भाई दो चीजें हैं, ए से लेकर बी तक का अनुपात और ए से लेकर डी तक का अनुपात, ये भी सही है। कभी कभी हमें ये यूज करना है कि ये इसके अनुपात में होगा, और कभी कभी ए से लेकर डी तक और डी से लेकर बी तक ये भी सेम रेशो में होगा, अगर मिड पॉइंट्स हैं तो, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे समय समय पर। चलिए ये वाला क्लियर हो गया सभी को, इसका हाफ होगा, ये हमने समझा। अगला पॉइंट है, एक त्रिभुज में एंगल बी का अंतः द्विभाजक कोण सी का वाय द्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, तो पी पे बना कोण ए का हमेशा आधा होता है ना। फिर से मुझे एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये हमने ले लिया एक ट्राइंगल, इसका हम त्रिभुज में बी का अंतः द्विभाजक और सी का बाय विभाजक, है ना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो बी का अंतः विभाजक का मतलब क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल बी बन रहा है और ये एंगल सी बन रहा है ना। बी का मुझे अंतः विभाजक लेना है, अंतः विभाजक जो इसको बांटे, है ना, तो मान लीजिए यहां पे चला गया ये, और मुझे सी का, सी बाहर बन रहा है, सी का अंदर विभाजक यानी इधर बाहरी विभाजन, यानी सी का जो बाहर कोण बन रहा है उसका मुझे बाय विभाजक लेना है ना। ये, और इस पॉइंट को इन्होंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को पी नाम दे दिया, और आपसे बोल रहे हैं बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, है ना।
एंगल बीपीसी क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, तो हमेशा याद रखना कि ये वाला जो एंगल है इसका हाफ होगा, ये वाला कोण ए का हाफ होगा, है ना। अगर यहां पे 60 है तो ये 30, ये 40 है तो ये 20, ये 35 है तो ये 17.5, ये वाला एंगल हमेशा हाफ होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इनको अभी हम प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करेंगे ऐसी सब चीजों को तो काफी टाइम लेगा, जहां जरूरत होगी मैं बताऊंगा, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे हम केवल नियम याद रखेंगे। प्रूव करते रहेंगे ना, तो हम अगर हर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे 1 महीना केवल थ्योरी में लग जाएगा, है ना। तो जहां जरूरत है मैं बताऊंगा, जहां जरूरत नहीं है वहां पे हम प्रूफ पे नहीं जाएंगे। क्लियर? यस, ठीक है। बाहर जो आप एंगल बनाओगे कहीं भी, ये हमेशा एंगल ए का हाफ होगा। लास्ट पॉइंट ऑफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, मतलब पॉइंट्स बहुत सारे हैं बट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से लास्ट पॉइंट पर हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। दो लंब इस प्रकार हैं कि पहले का शीर्ष दूसरे के पाद बिंदु से, दूसरे का शीर्ष पहले के पाद बिंदु से मिला दिया जाए, जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां से लंबवत दूरी z ज्ञात करें। देखो एक डायग्राम बनाते हैं बहुत बढ़िया सा, ये हमने एक बेस ले लिया, है ना, इसके बाद फिर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है भाई। इसके बाद ये आ गया आपका यहां पे, और ये आ गया यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों ने जहां पे काटा वहां से अगर एक लंब खींचा जाए, मतलब ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं वो, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, समझे आप। मान लीजिए इस परपेंडिकुलर को मैं x नाम दे दूं, ऑब्वियसली 90 डिग्री है, इस परपेंडिकुलर को मैं y नाम दे दूं, और ये जहां पे मिले वहां से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको मैंने z नाम दिया। इस z की वैल्यू समझ रहे हो बात, इस z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस z की वैल्यू x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अगर ये z आपको निकालना है तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये आपका रहेगा, है ना, ये इसका फॉर्मूला यहां लिखा ही हुआ है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, इससे आपको z का मान मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां पे हमारा ट्राइंगल समाप्त हुआ। उम्मीद है आज के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, है ना। हमने सबसे पहले ये सीखा, इसको प्रूव किया, प्रूव करके आपने 4 रूल्स निकाले, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट देखा ये वाला, है ना, हाफ वाला सिमिलरिटी, इसके बाद फिर ये आपने देखा एंगल निकालने का, आफ्टर दैट ये वाला, एंड लास्ट पॉइंट ये वाला, है ना। यहां पे आपका ट्राइंगल एंड होता है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला बुक होगी जो फ्री पीडीएफ है, उसमें ज्योमेट्री के और भी बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, विच इज कंप्लीटली फ्री अवेलेबल ऑन विनर्स ऐप। उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करें और उससे भी आप और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला हम जो सीखेंगे उसका नाम है बहुभुज, ठीक है। और बहुभुज खत्म करने के बाद फिर हम चलेंगे चतुर्भुज, है ना। सो फर्स्ट पॉलीगन एंड आफ्टर पॉलीगन वी विल टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, क्योंकि पॉलीगन इज पॉलीगन जो है इसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए पॉलीगन किससे बनता है, बहुभुज किससे बनता है, 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3 साइड्स, 3 या 3 से अधिक भुजाएं जिस डायग्राम को बना दे हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। मुझे बताइए, आप 2 साइड्स से, 2 भुजाओं से आप पॉलीगन नहीं बना सकते, है ना, 2 से आप बना ही नहीं पाओगे, 3 या मोर देन 3 बंद डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे।
तो क्या ट्राइंगल एक पॉलीगन है? यस, है ना। क्या आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जो चतुर्भुज होते हैं, वो पॉलीगन है? यस, है ना। इसके बाद आपका जैसे पेंटागन आता है, पंचभुज आता है, षटभुज आता है, ये सब क्या कहलाएंगे? एवरीथिंग इज कॉल्ड पॉलीगन। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके पॉलीगन कहलाएंगे। ये भी एक पॉलीगन है ना। जिसमें 3 से अधिक भुजाएं हैं वो पॉलीगन, 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं हैं उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे, हिंदी में बहुभुज कहेंगे। 3 भुजा, 4 भुजा, 6 भुजा, 5 भुजा, है ना। यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए यहां पे भुजा को हम कहेंगे ए, और भुजाओं की संख्या, है ना, जब भी बात आएगी कि भुजाओं की संख्या बताइए, भुजाओं की संख्या, उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? एन। भुजाओं की संख्या को क्या कहेंगे? एन कहेंगे, है ना। फिर यहां पे आप विकर्ण का भी यूज करेंगे। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हम डायगोनल्स, है ना। फिर इंटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है ना। जैसे ये एक पॉलीगन है, तो इस अगर देखो 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5, अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है, अगर भुजाओं की संख्या 5 है, तो आप देखेंगे एंगल्स भी 5 बनेंगे, है ना। 5 आपके क्या बन जाएंगे? एंगल्स बन जाएंगे। भुजाओं की संख्या 5 है तो एंगल्स भी 5 होंगे। फिर इसके अंदर हमें, अच्छा ये इंटीरियर एंगल्स हैं, अभी एक्सटीरियर एंगल आएंगे, है ना। इसके बाद इसके बाद इनमें डायगोनल्स भी आते हैं। जैसे आपने ये बनाया तो ये एक डायगोनल है, आपने इसको इससे मिला दिया तो ये एक डायगोनल है, आपने इसको इससे मिला दिया तो ये एक डायगोनल है, आपने इसको इससे मिला दिया तो ये एक डायगोनल है, आपने इसको इससे मिला दिया तो ये एक डायगोनल है, विकर्ण है। तो आप काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5, आपने कितने डायगोनल बना दिए इसके अंदर? 5 डायगोनल बना दिए, 5 डायगोनल आ रही है ना। और अगर लेट से आपने इसको आगे बढ़ाया तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। अंतःकोण, बाह्य कोण, विकर्ण, भुजाएं, बस ये 4-5 चीजें चलनी है जिनसे प्रश्न आपके बनेंगे। क्लियर है बात? और इनके सिंपल फॉर्मूले हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम सॉल्व करते हैं रेगुलर पॉलीगन के। रेगुलर पॉलीगन, इसको हिंदी में कहेंगे समबहुभुज। समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। ऐसे पॉलीगन्स जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। भाई मुझे बताओ, ठीक है, मुझे आप एक बात बताना कि क्या ये बहुभुज है? यस या नो में आंसर दीजिए। क्या ये जो मैंने यहां पे बनाया है, क्या ये बहुभुज कहलाएगा? बताइए, क्या ये बहुभुज है? आंसर आएगा यस, है ना। बट ये नॉर्मल एक पॉलीगन है। ये जितने मैंने बनाए ये सारे रेगुलर हैं, क्योंकि इनकी ऑल साइड्स आर सेम। सभी भुजाएं कैसी हैं? सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। सभी भुजाएं बराबर हैं तो रेगुलर पॉलीगन। और कुछ भी भुजाएं हैं, सबकी लंबाई अलग अलग है, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, भाई ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, सब भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन 5 भुजाएं हैं। ये पंच बहुभुज हो गया, 5 भुजाओं से बना हुआ पॉलीगन हो गया। ये अलग बात है कि सारी साइड्स अलग अलग है ना। तो हम जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो रेगुलर पॉलीगन के पूछे जाते हैं, सम बहुभुज के पूछे जाते हैं, है ना। और सम बहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। चलिए अब हम आते हैं अंतः कोणों का योग। आपको मैं कहूं कि भैया ये एक पॉलीगन हमारे पास है, इस पॉलीगन के अंदर बनने वाले सभी कोणों का मुझे योग बताइए, है ना। तो आपको पता है कि सर इसमें कितनी भुजाएं हैं? सर इसमें 5 भुजाएं हैं। पूरा खेल इसी का है। भुजाएं कितनी है?
5 भुजाएं हैं, पूरा खेल इसी का है ना। तो अगर 5 भुजाएं हैं तो 5 कोण बनेंगे। इन सभी एंगल नंबर 1 2 3 4 5 इन पांचों कोणों का मुझे योग बताइए, और हर कोण बराबर होगा। अगर भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। नॉन रेगुलर विषम बहुभुज, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 माइनस 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आर 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3 का आपने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 540 होगा, 540 होगा, 540 होगा। समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूं प्रत्येक कोण बताइए, फाइंड ईच एंगल, हर कोण बताइए, प्रत्येक कोण बताइए कितने का होगा। तो प्रत्येक कोण निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हर कोण निकालने के फॉर्मूले में आपको केवल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। ये देखो, ईच एंगल, एक एक कोण की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे n से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है ये तो 540 आया ही था, और भुजाएं कितनी है? 5 है, यानी यहां पे ईच एंगल, प्रत्येक कोण कितने का हो गया? वो हो गया 108 का ईच एंगल। ईच एंगल इज 108 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 540 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ईच हर कोण का मान 108 डिग्री, ये आपने इसमें लगाया। अब एक बहुत प्यारी बात आपको बता रहा हूं, ये तो अंदर बनने वाला कोण हो गया। आपसे बोलेंगे बाहर बनने वाले कोण के बारे में बताओ, है ना। आपसे कहेंगे कि सर ये एक पॉलीगन है, तो जो बाहर कोण बन रहा है, बाहर कैसे बनेगा? ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला। इन पांचों कोणों का योग बताओ या हर एंगल का आपको सम बताना है। तो मजे की बात पता है क्या है? किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोण, चाहे कोई भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। आपने देखा होगा, अब याद दिलाता हूं मैं आपको, त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360, चतुर्भुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360, पंचभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360। कोई भी बहुभुज हो, बाहर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम फिक्स है, उन सब का योग फिक्स है कि हमेशा कितना होगा? 360। और अगर आपने 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया तो आपको ईच एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। यू विल गेट वैल्यू ऑफ ईच एंगल, है ना भाई। 360 होता ही होता है, 5 से भाग दे दोगे, एक कोण का मान मिल जाएगा 72 डिग्री। बस इतनी सी बात है। क्लियर? यस, ठीक है। और इसीलिए फिर एक बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत काम आने वाली चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, है ना। आप समझ भी गए, हालांकि बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी यहां पर। मान लेते हैं ये वाला, है ना, इसको मैंने आगे बढ़ाया। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इसको अपन लोग ऐसा कर दें, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये कंप्लीट कितना होगा? ये कंप्लीट होगा 180 डिग्री। ये होगा इंटीरियर एंगल, ये होगा एक्सटीरियर एंगल।
तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम ऑलवेज कितना होगा? 180 डिग्री। अंदर बनने वाला और बाहर बनने वाले कोण का योग हमेशा कितना होगा? 180 होगा। स्ट्रेट लाइन है, सिंपल बात है, वो यहां इन्होंने लिखा है। और जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी अगर उसका गुणा कर दोगे तो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स हैं, अंतः और बाह्य कोण हैं, उन सब का योग आपको मिल जाएगा, है ना। तो बस यही इन्होंने लिखा है कि सारे अंतः बाह्य कोण का योग 180 इंटू एन। एक अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180। और समबाहुभुज में सभी भुजाएं कैसी होती है? समबाहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आपके पास है विकर्णों की संख्या। जैसे आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अभी इसके अंदर कि इसके अंदर बताओ कितने विकर्ण बनेंगे। तो हमने ड्रॉ किया था कि सर विकर्ण मतलब जैसे आप इसमें करते हो ना, ये आपका एक चतुर्भुज है, ये एक विकर्ण है, ये एक विकर्ण है। बस आप कितने बना सकते हो? 2 ही बना सकते हो, है ना। यहां पे कितने बना सकते हो? इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, है ना। और क्या बचा आपके पास? इसको आपने इससे मिला दिया। तो कितने विकर्ण हो गए? 1 2 3 4 5, 5 विकर्ण हो गए। तो एन की वैल्यू कितनी है? एन मतलब भुजाएं। विकर्ण मैंने आपको बना के बताए, हर एक में नहीं बना पाओगे आप, है ना भाई। मैंने आपको अगर ये वाला दे दिया कि चलो जरा इसमें विकर्ण बना के बताओ, आप थक जाओगे बना बना के, बहुत सारे विकर्ण बनेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, है ना। इसके बाद सब जगह से चलेगा, फिर यही होगा, फिर ये यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां होगा, यहां होगा, बहुत विकर्ण बनेंगे। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मूला वैज्ञानिक बना के जा चुके हैं। n-3 डिवाइडेड बाई 2। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, n मतलब भुजाओं की संख्या। तो ये जो आपका पंचभुज है इसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे? तो n की वैल्यू 5 ले लो। 5, 5 में से 3 गया और 2, 2 से 2 गया। इसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे मेरे भाई? 5 बनेंगे। 5 इज द आंसर। क्लियर है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, कितने विकर्ण बनेंगे उसका सीधा आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी बहुभुज में एन भुजा है, एक भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री बाय एन होगा और परिधि पर बना कोण 180 डिग्री अपॉन एन होगा। जैसे एक छोटा सा काम हम यहां पे करते हैं, एक षटभुज बनाते हैं, है ना। हम क्या करेंगे? एक षटभुज बनाएंगे। ये हो गया, ये एक षटभुज हो गया। ये हो जाएगा इसका केंद्र, ये हो जाएगा इसका केंद्र। हम कहीं से भी बनाए, है ना। मैंने इन 2 पॉइंट से एंगल बनाने का विचार किया। भाई मैंने पहले इसको यहां मिलाया, इसको यहां मिलाया, तो यहां पे एक कोण बनेगा। और इनको जब हमने केंद्र पर मिलाया तो यहां भी एक कोण बनेगा, है ना। तो जैसा इन्होंने कहा कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री बाय एन होगा और यहां जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बाय एन होगा। क्लियर हुई क्या बात आपको? समझे बात? केंद्र पर जो बनेगा वो 360 डिग्री बाय एन और बाहर जो बनेगा परिधि पर, ये परिधि है, सरकमफेरेंस है, तो परिधि पर जो बनेगा वो होगा 180 डिग्री बाय एन, 180 डिग्री बटे एन। एन मतलब भुजाओं की संख्या। याद रखेंगे आप इस पॉइंट को, है ना। किसी भी बहुभुज में एन भुजा है तो केंद्र पर बनने वाला कोण, परिधि पर बनने वाला कोण। एंड लास्ट पॉइंट है, षटभुज में विकर्ण की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है ना। जैसे वही मैंने आपसे, ये एक षटभुज मैंने यहां पे बनाया था, ठीक है। इस षटभुज में आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये डायगोनल है, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए, है ना।
यानी भुजा की लंबाई का आप क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। ए मतलब 2 × भुजा, भुजा की लंबाई का दुगना कर देंगे तो आपको विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी, किसमें, षटभुज में, हेक्सागन, षटभुज में। क्लियर, कोनो दिक्कत? हम्म, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपका बहुभुज खत्म हुआ, चतुर्भुज कल से चालू करेंगे, है ना। सबसे बड़ा काम अपना ट्रायंगल खत्म हो गया, अब फटाफट निपटेगा। मुझे लगता है कि हम 2 क्लासेस में चतुर्भुज खत्म कर लेंगे और उसके बाद 2 क्लासेस में सर्कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी थ्योरी खत्म। सो आने वाले 4 या 5 क्लासेस में पूरी थ्योरी खत्म होगी। आफ्टर दैट विल स्टार्ट क्वेश्चंस, है ना, फिर हम प्रश्नों को शुरू करेंगे। ओके भाई। हम्म, चलिए, ओके, ठीक है। कल संडे है, कल मैं यूट्यूब पर एक मैराथन क्लास ले रहा हूं, आप चाहें तो वो अटेंड कर सकते हैं। और मंडे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।